हेलो लर्नर्स, कोड एनियर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन और मीडिया क्वेरीज के बारे में। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्या होता है और मीडिया क्वेरीज से हम कैसे अपने वेब डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखते हैं व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। देखिए, किसी भी वेबसाइट को हम अगर हर एक टाइप के ऐसे डेस्कटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल पे अगर अच्छे से दिखा पाएँ, उसी को हम कहेंगे कि वो रिस्पॉन्स करे। जैसे कोई इमेज फुल विड्थ लेती है और हमारे मोबाइल पे आ रही है और वही इमेज अगर डेस्कटॉप पे 3 इमेजेस एक ही लाइन में आए, तो उनको हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कह सकते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप पे अगर हमारा कुछ लेआउट ऐसा है, जैसे यहाँ पे नेविगेशन बार है पर्पल कलर में, यहाँ पे अंदर हमारे लिंक्स वगैरह है और यहाँ पे हमारा स्क्रॉल बार है या नेविगेशन बार है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी जो कि वर्टिकल है और उसके बाद हमारा फुटर है। यहाँ पे हमारा सेंटर में मेन कंटेंट आएगा। डेस्कटॉप में कुछ ऐसे दिखा देंगे और टैबलेट में हम कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ये जो हमारी वर्टिकल वाली नेविगेशन बार थी, इसको हमने नीचे ले लिया फुटर के पास। ठीक है, और हम मोबाइल में इसको कुछ ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मतलब ये डिज़ाइन कैसे चेंज हो रहा है, डिवाइस के हिसाब से ये डिज़ाइन खुद को चेंज करे। इसी को हम कहेंगे रिस्पॉन्स करिए। हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, मतलब उसका क्या हो रहा है कि डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि डेस्कटॉप पे जैसी बनाई वैसी ही वो मोबाइल पे दिख रही है। वो क्या होता है, डेस्कटॉप पे जो हमारा स्क्रीन साइज या पिक्सल साइज होता है वो बड़ा होता है, तो वही स्क्रीन साइज जो हमारे मोबाइल के लिए जब हम करते हैं तो वो छोटा होता है। उससे क्या होता है कि हमारे जब हमने मान लिया 2 पिक्सल का अगर हमने मोबाइल में वो सेट किया है ना अपने वर्ड साइज़ को, वो डेस्कटॉप में तो हमें अच्छा दिखेगा, पर जब हम मोबाइल में देखेंगे वो बिल्कुल छोटा हमें रीडेबल नहीं होगा, वो कंटेंट अच्छे से विजुअल नहीं होगा। तो उसी को सेट करने के लिए हम अपने वेब डिज़ाइन को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। ठीक है, उसी के लिए हम रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन को बनाते हैं। तो कैसे, मतलब कैसे बनाने वाले हैं आज, तो कुछ इस वेबसाइट है। ठीक है, मैंने ये एक वेबसाइट बनाई है आज, इसी को हम रिस्पॉन्सिव बनाया हुआ है। अब क्या है, देखो हमारा जब डेस्कटॉप होगा तो हमारा कुछ कंटेंट ऐसे दिखे। देखिए ऐसे हमारी 6 इमेजेस हैं और ये मतलब अलग अलग होम है, इनके कोई कोई नाम होगा। हमने सिंपली इनको होम नेम ही नाम दे दिया। कोई ए आर्किटेक्ट की वेबसाइट है, ठीक है, उसने क्या किया, जो जो प्रोजेक्ट किए हैं उनको लिस्ट किया हुआ है। तो मान लिया ये 6 प्रोजेक्ट उसने किए हुए हैं तो उनकी उसने पिक्स डाली हुई है। ठीक है, तो अब ये डेस्कटॉप पे कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको हम मोबाइल पे कैसे देखेंगे, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पूरा अभी तो हमने सर्वर पे नहीं डाला है ना, तो कोई मोबाइल पे नहीं देख सकते। उसको मोबाइल पे देखने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे और इंस्पेक्ट पे जाएंगे। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाके यहाँ पे डिवाइस को सेलेक्ट करेंगे। कहाँ से, यहाँ से ये टॉगल डिवाइस टूल बार है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मैंने आईफोन एसई के लिए सिलेक्ट कर लिया। आईफोन एसई पे हमारा कंटेंट कुछ ऐसे देख रहे, देखिए एक ही इमेज दिखे एट अ टाइम स्क्रीन पे और उसके नीचे नेक्स्ट इमेज, उसके नीचे नेक्स्ट, उसके नीचे नेक्स्ट। ऐसे नहीं है कि एक साथ 3 इमेजेस है ना डेस्कटॉप के लिए, ऐसा इसमें नहीं है। मोबाइल के लिए ये ऐसी दिखेगी। और अब हम बात करें, अगर हमने किसी टैब वगैरह का आईफोन आईपैड मिनी के लिए देख लेते हैं, तो आईपैड मिनी के लिए हमारी इमेज कुछ ऐसी दिखेगी। ठीक है, और देखिए हमने एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बनाया, तो इसी वेब डिज़ाइन की मदद से हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। और डेस्कटॉप के लिए देखिए ये अलग दिख रही है, तो यही होता है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। ठीक है, तो इसी को बनाना हम आज सीखने वाले हैं। अब बात आती है व्यू पोर्ट क्या होता है, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं वो हम व्यू पोर्ट के हिसाब से मिलता है। व्यू पोर्ट वो हमारी स्क्रीन का एरिया था जो यूज़र को विजिबल होता है। जैसे यहाँ पे आप पूरी स्क्रीन ये देख पा रहे हो, यही हमारा व्यू पोर्ट है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ब्लू बॉक्स हमारा व्यू पोर्ट है, हमारी स्क्रीन है। ठीक है, तो इसी व्यू पोर्ट में क्या क्या होगा, 2 चीज़ें होंगी। ठीक है, एक तो व्यू पॉड की हाइट होगी। ठीक है, ये ऑरेंज वाली लाइन हमने दिखाई है कि व्यू पॉड की ये हमारी हाइट है, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, वी एच से। ठीक है, जैसे हम अपने पिक्सल में पी एक्स से पिक्सल में वैल्यू सेट करते थे ना कि हमारी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा 20 पिक्सल पी एक्स, वैसे हम उसे व्यू पॉड में भी सेट कर सकते हैं। व्यू विड्थ व्यू पॉड विड्थ में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब व्यू पॉड विड्थ से क्या होगा, अगर हमने विड्थ के स्क्रीन के साइज़ के हिसाब से अपने कंटेंट को सेट किया होगा, तो वो जैसे जैसे स्क्रीन का साइज चेंज होगा, कंटेंट की हाइट या जो भी हमने उसकी फ़ॉन्ट साइज जो भी सेट किया हुआ है वो ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिवली चेंज होता जाएगा। अगर आप फॉन्ट व्यू पोर्ट के हिसाब से सेट करेंगे तो वो हमारी वैल्यू बिल्कुल रिस्पॉन्सिव व्यू पोर्ट के, मतलब स्क्रीन जो यूज़र को विजुअल है उस एरिया के हिसाब से वो चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब बात आती है कि व्यू पोर्ट को हम सेट कैसे करते हैं। तो हमें एचटीएमएल में हेड टैग के अंदर ये लिखना होता है, मेटा टैग। ठीक है, इस मेटा टैग में हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, इसका नेम क्या है, कौन सा टैग है, हम किसके लिए सेट कर रहे हैं, हम इसे व्यू पोर्ट के लिए सेट कर रहे हैं। और इस ये किसके लिए वर्क करेगा, ये हमें कंटेंट क्या होगा इसके अंदर, हमने इसमें अपनी
विड्थ सेट करेंगे, विड्थ किसके इक्वल होगी, डिवाइस की विड्थ के बराबर, ठीक है। और इनिशियल स्केल हम इसे 1.0 लेंगे, ठीक है। किसकी 1.0 इसका इनिशियल स्केल है, ओके। तो विड्थ क्या होगी, जो डिवाइस की विड्थ होगी, स्क्रीन की विड्थ ले लेगा, अब जो भी डिवाइड होगा उस हिसाब से सेट हो जाएगी। और जो इनिशियल स्केल है वो डिफाइन करता है हमारे जूम कितना होगा, ठीक है। वो इनिशियली वो बिल्कुल 1 लेवल पे जूम पे होगा बिना जूम के, ठीक है। अब देखिए इसी अगर हम ऐसा कुछ लिखना था, अगर हमने यही कंटेंट अगर हम बिना व्यू पोर्ट को ये वाला सेट किए, सिर्फ कुछ नहीं किया हमने, कोई सीएसएस नहीं की, सिर्फ एचटीएमएल में ये टैग ऐड किए बिना अगर हम ऐसा करेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर हमने ये टैग ऐड कर दिया तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखने वाला, सिंपली ये लाइन लिखने के लिए, लिखने के बाद, ठीक है, मोबाइल में। और ये नहीं है कि व्यू पोर्ट को अभी व्यू पोर्ट विड्थ हमारे मोस्टली हमने बनाई होती है रिस्पॉन्सिव बनाने, तो किसके लिए, डेस्कटॉप पे तो वो वैसी ही दिखेगी क्योंकि डिज़ाइन तो डेस्कटॉप पे ही करोगे। पर जब मोबाइल और टैबलेट की बारी आती है तब वो वैसी नहीं होती है, तब उसी को सेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, मेटा टैग का, जिसमें हमने व्यू बोर्ड को सेट करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, ये अपना जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो मोबाइल के डिवाइस के हिसाब से, जो भी डिवाइस है मोबाइल टैबलेट के हिसाब से सेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद है मीडिया क्वेरीज क्या होती है, यही वो क्वेरीज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं हमारे कंटेंट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव, कि हम इससे क्या कर सकते हैं, डिवाइस की विड्थ हाइट या फिर अपने व्यू पोर्ट की विड्थ हाइट या फिर वो डिवाइस ओरिएंटेशन में किसमें है। ओरिएंटेशन सिर्फ वर्क करती है टैबलेट और मोबाइल में, ये नहीं सोचना कि डेस्कटॉप, डेस्कटॉप की क्या ओरिएंटेशन, डेस्कटॉप तो एक ही तरह से रहता है जो मेन देखा जाए तो ओरिएंटेशन मेनली वर्क है टैबलेट और फ़ोन पे। और ओरिएंटेशन दो ही टाइप की होती है, या लैंडस्केप होगा या पोर्ट्रेट होगा, ठीक है। पोर्ट्रेट का जैसे हमने सीधा फ़ोन पकड़ा हुआ तो पोर्ट्रेट हो गया, और हमने उसे रोटेट किया हुआ है अपने, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा लैंडस्केप, ठीक है। रेजोल्यूशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं, प्रिंट के हिसाब से मीडिया क्वेरी हम सेट कर सकते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है @मीडिया। और नॉट ओनली इनसे हमें इतना कोई वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम नॉट ओनली को छोड़ दी, यहाँ पे हम मीडिया टाइप को सेट करेंगे, ठीक है। और उसको एंड करके दूसरी मीडिया फीचर यहाँ टाइप को हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसी की कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम अपना कोड लिखने वाले हैं, कैसे लिखेंगे, पहले हम इसे देख लेते हैं नॉट ओनली और एंड कीवर्ड। तो हम नॉट और ओनली का यूज़ नहीं करने वाले, नॉट इन्वर्ट कर देगा, जिसके लिए हमने बनाया है वो उसके लिए वर्क नहीं करेगा, दूसरों के लिए वर्क कर लिया, ठीक है। और ओनली वर्क ये हमारे पुराने ब्राउज़र्स के लिए था, तो अभी मॉडर्न ब्राउज़र पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं है इसका, ठीक है। अब बात आती है एंड का, तो एंड क्या होता है, हम दो वैल्यूज़ कंबाइन करते हैं। जैसे मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरी @मीडिया, मैं चाहता हूँ मैक्सिमम विड्थ इतनी हो स्क्रीन की, और एंड मिनिमम विड्थ इतनी हो, मैक्सिमम इतनी स्क्रीन साइज से लेके इतनी स्क्रीन साइज के बीच में है, तब ये हमारी CSS वर्क करे, ठीक है। तो उसके लिए हम एंड का यूज़ करेंगे, ताकि क्योंकि देखिए पहले हम मैक्सिमम बताएंगे और मिनिमम बताएंगे, तो उनके बीच में ऐड लगाना पड़ेगा ना, उन दोनों को जोड़ने के लिए, तो उसी के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं, तब हम दो फीचर्स को एक साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल कोड कुछ ऐसा है, देख हमने कुछ भी कोड बनाया हुआ है, हमारी बॉडी एलिमेंट है, हमने उसको ऐसे कलर दे दिया। अब हम चाहते हैं जब हमारी मीडिया @मीडिया से क्या होगा, ये वाला कोड कब चलेगा, जब हमारी स्क्रीन और मिनिमम विड्थ, मतलब मैक्सिमम साइज कुछ भी हो सकता है स्क्रीन का, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन का मतलब है मैक्सिमम साइज कुछ भी हो स्क्रीन का, पर मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल होनी है, 400 पिक्सल से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम विड्थ कितनी, कम से कम 400 पिक्सल, ठीक है। मिनिमम विड्थ मतलब कम से कम 400 पिक्सल, मतलब 400 पिक्सल से बड़ा जितना भी हो, उसके लिए क्या होगा कि हमारा जो बॉडी है, बॉडी एलिमेंट जो भी हम CSS इसके अंदर देंगे वो उसको अप्लाई होगी, किसके लिए, जिसकी मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल होगी और 400 पिक्सल से बड़ा ही होगा वो एलिमेंट, ठीक है। तो उसके लिए हमारा बैकग्राउंड कलर क्या होगा, लाइट ग्रीन हो जाएगा, और 400 पिक्सल से कम हो गया तो हमारा ये बाई डिफ़ॉल्ट वाला लग जाएगा। और अब हमने यहाँ पे एक और मीडिया क्वेरी लगाई, ये क्या करिए, ये चेक करिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी विड्थ है वो 1600 पिक्सल और मिनिमम विड्थ हमारी 800 पिक्सल, में 800 से लेकर 1600 पिक्सल है बीच में, हमारी ये वाली CSS वर्क करे, ठीक है। ये वाली जो बॉडी बैकग्राउंड कलर लेवेंडर वाला, ठीक है। तो ऐसे हम अपनी मीडिया क्वेरी को यूज़ करेंगे, इसी मीडिया क्वेरी को हम यूज़ करके अपनी इस वेबसाइट को बनाने वाले हैं और इसी को स्टाइल करने वाले हैं अपने डेस्कटॉप, मोबाइल और टैबलेट के लिए, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कोडिंग पार्ट को। तो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए पहले से ये कोड बना के रखा हुआ है, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं, HTML का कोड बनाया हुआ ताकि स्ट्रक्चर बनाने में हमारा टाइम वेस्ट ना हो। HTML तो सबको आती है, सिर्फ हमें अभी रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन सीखना है, क्योंकि अगर आपको HTML नहीं आती है तो हमारा HTML का पूरा कोर्स पीछे पड़ा हुआ, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है कंप्लीट HTML कोर्स की, CSS के साथ वेब डेवलपमेंट का कोर्स की
पूरी पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है, हिंदी में पढ़ाया, बिल्कुल सिंपल करके आपको पढ़ाया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हो। और अभी के लिए आप क्या कीजिए, इस कोड को लिख लीजिए यहाँ से, देखिए 1 से लेकर 24 लाइन तक मैंने अभी आपको दिखा दिया। अभी पॉज करके आप इसे लिख लीजिए, उसके बाद आप 24 लाइन से लेके नेक्स्ट आगे वाला लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा पूरा HTML का कोड होने वाला है, सिंपल सा कोड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है। ये हमारा आप कोड एक बार लिख लीजिए। ठीक है, HTML कोड हमने ये लिख लिया। ठीक है, फाइल को कुछ भी नाम दे दो जो आप चाहें, और मैंने CSS की फाइल का नाम दिया rwd.css, तो इसको मैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन rwd। ठीक है, तो CSS फाइल भी इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं। CSS फाइल क्रिएट करेंगे बिना टाइम क्यों, आपका टाइम ना वेस्ट हो, इसलिए मैंने HTML को पहले लिख के रखा हुआ। अब हम इसके लिए CSS करने वाले, तो पहले हम देख लेते हैं बिना कोई स्टाइलिंग के हमारी वेबसाइट कैसे दिख रही है। ठीक है, पाथ को कॉपी किया, ब्राउजर में गए, ये हमारा पहले वाला है, ये हम बना के देखने वाले हैं, और हम अभी हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। और मैं चाहता हूँ आप इमेजेस को स्क्रीनशॉट करके अपने हाउस 1 हाउस 2 करके सेव कर सकते हो। ठीक है, मैं यहीं पे आपको इमेजेस दिखाता हूँ, ये हमारी हाउस 2 की इमेज होने वाली है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये हाउस 3 की इमेज होने वाली है, ये हाउस 4 की इमेज होने वाली है, और ये हाउस 5 की इमेज होने वाली है। ठीक है, अभी आपके पास HTML पे आ गया और हमारी इमेजेस पे आ गया, तो सिंपल सा एक फोल्डर क्रिएट कीजिए, इसके अंदर इमेजेस बना लीजिए और इमेजेस डाल लीजिए और हमारी HTML और CSS फाइल बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको स्टाइल करना शुरू करते हैं। तो हमें बनाना है, हमें ये बनाना है सिंपल सा। ठीक है, ये कुछ बनाना है, तो अभी इसी को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी पहली नेविगेशन बार है ना ये, तो इसका हमने स्ट्रक्चर तो बनाया हुआ है। देखिए ये हमारी नेविगेशन बार का स्ट्रक्चर है, ये हमारे लिंक्स है जिनको हम राइट में फ्लोट करना है और हाइड कर देंगे जब हमारी स्क्रीन साइज छोटा होगा। ठीक है, तो इसी को बनाने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ से हम इनको उठा सकते हैं, हमने पता तो है ही इनका नाम क्या है, देखा आउटर वाली है, सबसे बाहर वाली है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है, इसका नाम आउटर नैप, उसके अंदर है वो जिसके अंदर हमारी नेविगेशन राइट भी आ रही है, वो कौन सी है, इनर नैप। ठीक है, तो इन दोनों को पहले हम स्टाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, पहले हम आउटर नैप को कुछ हाइट दे लेते हैं। ठीक है, या फिर उससे पहले भी हम अपने बॉडी और जो HTML का रूट एलिमेंट है इनको क्या दे देते हैं, इनका ना मार्जिन और पैडिंग 0 कर देते हैं, ताकि ये हमें हमारा कोड में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पैडिंग 0। ओके, ये दोनों तो सेट हो गए। अब उसके बाद हम अपने आउटर नैप से वर्क करना शुरू करेंगे, आउटर नैप। ठीक है, अब इसको क्या देना है, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं, मैक्सिमम विड्थ देंगे। मैक्सिमम विड्थ कितनी होने वाली है इसकी, 100 व्यू पॉड विड्थ। ठीक है, हमने आज व्यू पॉड विड्थ सीखा ना कि जितनी स्क्रीन साइज यूज़र को दिखता है तो वही उसी के हिसाब से सेट करते हैं। मैक्सिमम विड्थ कितनी है इसकी, मैक्सिमम विड्थ मतलब मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ इतनी होगी। ठीक है, विड्थ सेट करने की जरूरत नहीं, सीधा मैक्सिमम विड्थ ही सेट कर दी। तो जो हमारा डिव होता है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, डिव का यूज़ किया। डिव क्या ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, वो पूरी जगह तो लेते ही है स्क्रीन की, तो इसीलिए हमने उसकी विड्थ से मैक्सिमम विड्थ सेट कर दी 100 व्यू पॉड विड्थ, ठीक है, उससे ज़्यादा ना हो। अब ये सेट होगी, उसके बाद हम इसे क्या करने वाले हैं, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करने वाले, इसको हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, और ऑटो की जगह हम इसे वाइट कर देंगे। ठीक है, वाइट कलर का बैकग्राउंड दे दिया। अब उसके अलावा हम इसको हाइट भी दे लेते हैं, हाइट अपने हिसाब से दे लेते हैं। हाइट अराउंड हम इसे ना 50 पिक्सल के दे लेते हैं, ज़्यादा भी नहीं, 50 पिक्सल। ठीक है, ये हमने आउटर नैप को अपना स्ट्रक्चर दे दिया। अब इसके अंदर है जो हम, ठीक है, इसके अंदर हमारी इनर नैप है ना, इनर नैप, मैं पता क्या करता हूँ, इन दोनों को ना साइड साइड में लगा लेता हूँ। देखिए अभी हमें पता चलता रहेगा ना आपको कि कौन से वाले एलिमेंट को हम स्टाइल कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अभी हम इसी पे वर्क करें तो आउटर नैव इनर नैव आपको पता चलता रहेगा। तो अभी हमने ऐसे स्क्रीन को डिवाइड कर लिया, तो अभी हमने इनर नैव वाले एलिमेंट को स्टाइल करने में, तो इनर नैव में हमारे अलग अलग लोगोज हैं, पर इसको पहले इसका हम क्या करने वाले हैं, इसके भी हम मैक्सिमम विड्थ सेट करना है। इसकी मैक्सिमम विड्थ कितनी होगी, 100 व्यू पॉइंट विड्थ करने की जरूरत नहीं है, ये अभी जिसके एलिमेंट के अंदर है ना उसके हिसाब से हमें परसेंटेज में विड्थ दे देते हैं। किसके अंदर है, ये आउटर नैब वाले एलिमेंट के अंदर, डिव के अंदर है। ठीक है, तो इसी को हम 100% विड्थ देंगे, इसका मतलब होगा जी जितनी आउटर नैब की विड्थ है ये उतनी सेट हो जाएगी। ठीक है, मैक्सिमम विड्थ हमने इसको उतनी दे दी। ठीक है, अब उसके बाद हम इसको क्या देंगे, हमारा देखने में कैसा था, देखिए यहाँ पे कैसा है देखने में, यहाँ पे कुछ शेडो सी आ रही है, मतलब इसको कुछ शेडो दी हुई है। तो हमारे CSS के या HTML के जितने भी एलिमेंट थे हम CSS बॉक्स में उनको क्या कहते हैं, ये एक बॉक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर ये एलिमेंट बॉक्स है तो इसकी बॉक्स शेडो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसकी। ठीक है, तो बॉक्स शेडो हम कहाँ से ले सकते हैं, चलो वो हम बाद में देखते हैं, पहले हमने इसको हाइट वगैरह दे लिए।
तो इसको रीलोड करके देखते हैं क्या इस पर कोई इम्पैक्ट हुआ। अभी तक कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ, क्यों? हम पहले CSS फाइल सेव कर लेते हैं। अब इनर नैव के मैक्सिमम विड्थ दे दी, इसके साथ अभी हमने कोई पंगा नहीं किया। अब उसके बाद बात आती है कि नैव राइट की, ठीक है। तो नैव राइट को हम क्या करने वाले हैं, इसको क्या देने वाले हैं, इसको हम ज़्यादा कुछ नहीं, डॉट नैव राइट से सीधा एलिमेंट को क्लास से सिलेक्ट किया। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको हम क्या करने वाले हैं, इसको फ्लोट प्रॉपर्टीज पे अप्लाई कर देंगे। फ्लोट कहाँ करने वाले हैं भाई, फ्लोट हम इसको राइट में कर देंगे। फिर राइट में फ्लोट तो हो जाएगा, और इसकी विड्थ कितनी होने वाली है, इसकी विड्थ हम इसको देने वाले हैं अराउंड 20%, ठीक है। मतलब 20 बार विड्थ के हिसाब से 20% हो जाएगी ना ये, इस एलिमेंट के हिसाब से। कौन से बेटे, आउटर नैव के हिसाब से इसकी विड्थ कितनी है 20%, ठीक है। ओके, ये अपना इनर नैव के अंदर है ना, उसके हिसाब से इसकी 20% विड्थ हो गई है। तो हमारा एलिमेंट कुछ ऐसा बन गया। तो अभी इसको रीलोड करके देखते हैं तो कैसा आ रहा है स्क्रीन पे। देखिए हमारा 20% के हिसाब से यहाँ पे ये एलिमेंट आ गया, ये हमारे आर्किटेक्ट वाली वो आ गई, ठीक है। अभी इसके बाद हम इसको और क्या करने वाले हैं, तो उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं, हम आउटर नैब में अगर हम अभी हम लिंक्स को क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सभी लिंक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। कौन से लोगो लिंक नाम दिया हुआ है पहले वाले लिंक को, पहले इसी को स्टार्ट कर लेते हैं लोगो लिंक, क्योंकि ये लोगो की तरह वर्क कर रहा है तो ऐसे लोगो लिंक नाम दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करने वाले हैं भाई, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारी बंद कर दीजिए, ठीक है। वहाँ पे जो टेक्स्ट डेकोरेशन हुई है ना, ये नीचे लाइन आई हुई है ब्लू कलर में, ये बंद कर दीजिए। और इसका कलर है जो हमारा वो वाइट कर दीजिए प्लीज़, वाइट नहीं ब्लैक, ओके। कलर को हमने ब्लैक कर लिया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा कर सकते हैं, वो बाद में करते हैं, पहले हमने इतना किया, रीलोड किया, और ये देखिए इसका कलर ब्लैक हो गया। अभी ये तो अभी भी ब्लू ही है। अब उसके अलावा और क्या करना चाहते हैं भाई, फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। पहले हम इनको ना मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, इसको थोड़ा मार्जिन लेफ्ट कितना देना चाहते हैं, अराउंड 35 पिक्सल देता हूँ इसको। और जो हमारी इनर नैब है ना, इसको हम क्या देते हैं, पैडिंग दे लेते हैं, ठीक है। मैं कैसे पैडिंग दे लेते हैं, पैडिंग कितनी देना चाहता हूँ भाई, पैडिंग मैं चाहता हूँ टॉप बॉटम पहले ऑटो रहने देता हूँ, और लेफ्ट राइट दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल की इसको पैडिंग। और अब बात आती है अपनी कि पैडिंग को सेपरेटली टॉप दे देता हूँ, ठीक है। टॉप से थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। टॉप की मैं पैडिंग अराउंड 10, 110 नहीं 10 पिक्सल की, ठीक है। 10 पिक्सल की पैडिंग ले ली मैंने इसे अंदर से, ठीक है। तो इतना किया अभी हमने, तो देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है हमारा एलिमेंट। तो ये हमारा नीचे आ गया थोड़ा, ठीक है। पर अभी भी ये ऐसे बॉक्स नहीं बना हुआ ना, तो इसलिए ऐसे पता नहीं चल रहा है। तो अभी इसको भी हम स्टाइल कर लेते हैं, पर इसको होवर करने पे भी लगा लेते हैं, इसके होवर करने पे क्या आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा है ये लोगो लिंक, इस पे जब होवर हो तो हम चाहते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो जाए। अब बैकग्राउंड कलर कौन सा देना होता है, लाइट ग्रे, ठीक है। इसी को हम सेलेक्ट कर लिया। आज लाइट ग्रे वाला कलर देने वाले हैं, तो रीलोड करके देखते हैं। होवर करने पे लाइट ग्रे कलर हो रहा है, पर अभी हमने इसको अंदर से पैडिंग नहीं दी है बिल्कुल भी, तो इसको भी पैडिंग दे लेते हैं, थोड़ा एलिमेंट अच्छा लगे। तो पैडिंग टॉप बॉटम की इसको हम 10 पिक्सल के देते हैं, लेफ्ट राइट के अराउंड 25 पिक्सल की, ठीक है। चलो अभी दोबारा से रीलोड करते हैं, और देखिए ये हमारा एलिमेंट कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब मैं चाहता हूँ होवर होने पे इसको बॉर्डर रेडियस भी मिल जाए, ठीक है। बॉर्डर रेडियस, ठीक है। अब वो कितनी देनी है, वो अराउंड हम 8 पिक्सल की दे देंगे। देखते हैं कितनी होती है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है, ओके है, ठीक है। हमारा एलिमेंट अभी ओके दिख रहा है। तो यही सब हमने इसके लिए भी करना है, ठीक है। पर ये एलिमेंट में हमें गैप भी डालेंगे, अलग अलग एलिमेंट है ना, तो इनमें गैप भी डालना है। इसी के लिए हम पहले इन क्लास का नाम क्या है, इनकी क्लास का नाम क्या है, ये देखिए यहाँ पे नैबलिंक्स नैबलिंक्स नैबलिंक्स, ठीक है। तीनों को एक ही नाम दिया। तो यहाँ पे नैब लिंक्स को सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। नैब लिंक्स को सिलेक्ट करके अभी हम इनकी चीज़ से सेम ही करने वाले हैं ऑलमोस्ट। तो यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया, ठीक है। 100% सेम नहीं करने वाले, ऑलमोस्ट सेम करने वाले हैं। अब क्या है, इन सभी को मार्जिन लेफ्ट देना होता है, तो 30 पिक्सल ज़्यादा रहता है, 20 पिक्सल का देते हैं अराउंड, ठीक है। बाकी मेरे को लगता है ठीक रहेगा। चलिए चेक कर लेते हैं पहले एक बार। हाँ ओके है ना। अब मैं इनको होवर करने पे भी इन पे वो लगाना चाहता हूँ, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से कॉपी किया मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमने इस पे होवर भी लगा दिया। होवर करने पे क्या हो, होवर करने में ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बैकग्राउंड कलर ही देना है इनको भी, लाइट ग्रे, ठीक है। और बॉर्डर देना है इनको भी,
बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल की बॉर्डर रेडियस देनी है, सेम ही देना मतलब। और ये चाहते हैं तो हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं, पहले मैं अलग अलग करके बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो अगर आप बिगिनर हो, ठीक है। नहीं तो हमें यहाँ पे कॉमा डाल के सेम, यहाँ पे सिर्फ क्लास का नाम लिख रहा था और ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती दोनों को। तो चलिए एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारे आउट होवर करने पे आ रहे हैं। अब हमारे सिर्फ क्या बचा है, ये हमारी वजह से यहाँ ये ऐसी नहीं दिख रही है। अब इसको यहाँ से ऐसा कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी जो इनर नैब वाली है एलिमेंट है, इसी को हम बॉक्स शेडो देने वाले हैं। पर बॉक्स शेडो अभी हमारे पास कुछ ऑनलाइन जनरेटर होते हैं, ठीक है। बॉक्स शेडो CSS लिखेंगे, ठीक है, सिंपली ये इतना हमने गूगल में लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक वेबसाइट है गेट CSS स्कैन, यही इसी वेबसाइट पे मिलेंगे हमें, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलग अलग एलिमेंट्स आ गए, इनके हिसाब से हम इनकी किसी की भी बॉक्स शेडो ले सकते हैं। तो मैं मेरा 14th एलिमेंट है, इस पर क्लिक करूँगा, सिंपली क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगी इसकी बॉक्स शेडो, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे अपने CSS में, यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको, बस ठीक है जी। ऑटोमेटिक हमारी बॉक्स शेडो भी हमें दे देगा, ऑनलाइन हम बॉक्स शेडो गेट कर लिया अच्छी वाली, ठीक है। कोई ज़्यादा हमने कोई पंगा नहीं लिया, सिंपली हमने ऑनलाइन ही इसको बना लिया। अभी हमने इसको रीलोड करेंगे और ये देखिए यहाँ पे हमारे एलिमेंट के अराउंड बॉक्स शेडो आ चुकी है। अभी बॉक्स शेडो आने के बाद देखिए हमारा एलिमेंट कितना छोटा और ये वाला एलिमेंट कितना बड़ा था। तो अब इसी को कैसे फिक्स करेंगे, इसको कैसे फिक्स करें, तो इसको फिक्स करने का सिंपल सा तरीका हमारे पास, ये यहाँ पे नहीं, इसको और हम यहाँ पे लगा दें, आउटर वाले के अराउंड लगा दें, तो क्या हमारा एलिमेंट सेट हो जाएगा। रिलोड करके देखते हैं, हाँ बिल्कुल, अभी हमारा एलिमेंट सेट हो गया है ना, क्लोज इनफ। हाँ थोड़ी सी हाइट कम है तो इसको हम अगर यहाँ पे 60 पिक्सल दे देते हैं ना, तो ये हमारा सेट हो गया। अभी मुझे पता है आपको बॉक्स शेडो पूरी नहीं दिख रही है, तो मैं एक बार इसको यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार आप पूरी बॉक्स शेडो देख सकते हो, ठीक है, यहाँ से, ताकि आप कॉपी कर पाएँ। अगर आप ऑनलाइन नहीं ढूंढ पा रहे तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ठीक है, रोक के लिख लीजिए। ये है बहुत बड़ी है, ठीक है, तो चाहो तो आप लिख सकते हो, ओके। तो ऐसे हमने इसको बॉक्स शेडो भी दे दिया अपने एलिमेंट को, ठीक है। अभी देखने में ये अच्छा लग रहा है, चाहे तो इसको और कोई बॉक्स शेडो भी दे सकते थे, पर अभी के लिए ये भी चलेगी, ठीक है। तो अभी हमने ये बॉक्स शेडो इसको दे लिया। अब हमें इन एलिमेंट से करना है जो भी करना है, ठीक है। इन एलिमेंट्स को हम क्या करना चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं इनको। अब ऐसा कैसे दिखाएंगे इनको, वही तो हमें करना है। तो उसके लिए अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने कंटेंट वाले एलिमेंट की CSS करने वाले हैं ना, ठीक है। ये वाला तो हो गया, ठीक है। अभी पेज कंटेंट की CSS करना है, अभी यहाँ इनकी CSS करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या एक आउटर डिव है जिसके अंदर हमने एक H1 बनाया, उसके अलावा हमने सभी डिव्स बनाए हैं जो सेम ही नाम के सेम क्लास के, बस हर डिव के अंदर अलग अलग इमेज है, ठीक है। तो इसी को सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करें, पहले यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कमेंट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे किसकी CSS करने वाले हैं भाई, कंटेंट की CSS करने वाले हैं, ठीक है। कंटेंट की CSS करने वाले हैं ना, तो कंटेंट की CSS में क्या करने वाले हैं, पहले हम आईडी वाले एलिमेंट को, आईडी प्रोजेक्ट वाले एलिमेंट को, आउटर एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स नाम दिया है इसको मैंने, तो इसी को हमने सेलेक्ट किया। अब इसको हम क्या देने वाले हैं, इसको भाई हम मैक्स विड्थ देंगे, ठीक है। मैक्स विड्थ कितनी होगी इसकी, 100 व्यूअर विड्थ इसकी मैक्सिमम विड्थ है, ठीक है, ओके। और इसको पैडिंग देंगे, पैडिंग कितनी देने जाते हैं भाई, हम इसको अराउंड 10 व्यूअर विड्थ की पैडिंग देंगे, ठीक है। लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम हम इसको अराउंड 5%, ठीक है। टॉप बॉटम 5%, लेफ्ट राइट 100, 10 व्यू पर विड्थ, ठीक है। मतलब 80 व्यू पर विड्थ हमारे पास अभी बची हुई है पैडिंग के बाद, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट कुछ थोड़ा अंदर को सरक जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 व्यू पर विड्थ की यहाँ पे विड्थ आई और ऊपर से थोड़ा नीचे को आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, अब हम चाहते हैं जो हमारे अंदर वाले एलिमेंट है ये हमारे डिस्प्ले इनलाइन हो जाए, ठीक है। इसको डॉट बिल्डिंग से हम सिलेक्ट कर लें अंडरवेयर डिव्स को, ठीक है। डॉट बिल्डिंग वैसे एलिमेंट को हमने सेलेक्ट किया। तो अब इसके हम क्या करें, डिस्प्ले करने वाले, सिंपली चेंज, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, पहले हम इसकी सिंपली डिस्प्ले चेंज करेंगे और इसको क्या देंगे, इनलाइन ब्लॉक कर देंगे। तो इतना किया हमने, रीलोड किया और हमारी देखिए तीनों डिव्स एक ही लाइन में आ गई हैं।
पर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने थोड़ी इमेजेस को छोटा किया हुआ और इनमें गैप रखा हुआ, तो वो कैसे करेंगे? तो वो सिंपली हम अभी इन्हीं एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, इनकी विड्थ को जो है ना, मैक्स विड्थ को सेलेक्ट कर लेते हैं चाहे। तो मैक्स विड्थ कितनी रखने जाते हैं भाई? 20% हो जाए जो 20 व्यू पर बिट, ठीक है, क्योंकि 80 बची हुई है, तो 80 में से हमने 22 व्यू पर बिट हमने इसको दे ली, ठीक है, एलिमेंट्स को अपने दे ली। तो अब हम इनको और क्या देना चाहते हैं भाई? हम हर एक एलिमेंट को मार्जिन लेफ्ट देना चाहते हैं। कितना देना चाहते हैं? अराउंड 2 व्यू पर बिट का हमें मार्जिन लेफ्ट दे दीजिए, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं एक बार रीलोड करके हमारे इसी पेज को। रीलोड किया और ये कुछ ऐसे दिखने लगे। अभी ये क्लोज आ गए, ये क्या हुआ? क्योंकि हमारी इमेज को भी तो हमें विड्थ देने में, इमेज तो बड़ी ही रही, तो उसको हमने इमेज को क्लास क्या दिया? इमेज एलिमेंट को हमने क्लास दिया हाउस इमेज सभी को, ठीक है। तो हम यहाँ पे इमेज एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सिंपली यहाँ पे जाएंगे डॉट हाउस इमेज, ठीक है। अब इसको क्या देना है? इसको भी हम भाई मैक्स विड्थ देने वाले हैं। कितनी होनी चाहिए इसकी मैक्स विड्थ? इसकी मैक्स विड्थ हम चाहते हैं भाई 100%। ये किसके अंदर? बिल्डिंग वर्ल्ड डिव के अंदर, तो उसी के हिसाब से ये 100% हो जाए। चलो चेक कर लेते हैं एक बार रीलोड करके, क्या ये वर्क कर रहा है? हाँ बिल्कुल ये वर्क कर रहा है। और ये देखिए, ये हमारा बिल्कुल मोस्ट इसकी तरह स्टाइल हो गया। अब हमारा बचा क्या? ये जो होम वाला एलिमेंट है, ये तो हमारा नीचे है, इसे हमें यहाँ पे लाना है। वो कैसे लाएंगे? उसके लिए हमने क्या बनाया? एच2 बनाया, उसको क्लास क्या दिया? हाउस नेम, ठीक है। सिंपल सिंपल, बहुत कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने, बहुत सिंपल सिंपल CSS किया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, और इतनी सिंपल CSS के बावजूद भी हमारा एलिमेंट देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हमने हाउस नेम, अब इसकी टारगेट किया, इसकी क्या पोजीशन प्रॉपर्टी को रिलेटिव सेट किया, और हमने इसे टॉप से कितना, कोई -6 व्यू बॉर्ड हाइट के हिसाब से हमने -6 ऊपर कर दिया। और इसका बैकग्राउंड कलर है जो हमने क्या किया था? ब्लैक किया। और उसके बाद हमने उसे RGBA में कर दिया ताकि ओपेसिटी भी उसकी हम सेट कर सके। तो हम उसकी अराउंड 87 के अराउंड इसकी ओपेसिटी रखी है, 0.87, मतलब 87% की ओपेसिटी है उसकी। और बैकग्राउंड कलर कौन सा? ब्लैक में, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको कलर भी दे देंगे। एलिमेंट को क्या चाहते हैं हम? इसके एलिमेंट हो जाए वाइट कलर का, ठीक है। ये हमने सिंपल सा इस पे शीशे से इसकी कर लिया। तो चेक करते हैं अभी ये कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी इसकी देखना, ये वाला एलिमेंट था ये यहीं पे ख़त्म हो रहा था, ये क्यों इतना बड़ा है? तो इसकी विड्थ को हम कैसे सेट करें? इसकी विड्थ को हम क्या कर देंगे? विड्थ को हमें एक और तरीके से सेट कर देंगे, जितना कंटेंट है उतनी ही विड्थ हो। तो हम इसे क्या कर देंगे? फिट कंटेंट कर देंगे विड्थ को, ठीक है। क्या ये हमारी सेट हो जाएगी? चलो चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल हमारी ये विड्थ सेट हो गई है, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे थी। अब हमारा कौन सा एलिमेंट, एक एलिमेंट बचा हुआ है, वो कौन सा है? वो हमारा ये, ठीक है। यहाँ पे CC लिखा तो हुआ आ रहा है, पर यहाँ पे अभी इसको कुछ भी स्टाइल नहीं किया है। किसको? हमने फुटर को। तो चलिए अभी हम फुटर की CSS करते हैं, बाकी अगर हमारा कुछ रह गया होता है वो भी हम कर लेंगे। अभी हम फुटर एलिमेंट पे जाने वाले थे, हमने सेंटर वाले प्रोजेक्ट वाले एलिमेंट की पूरी की CSS कर ली। अब हमारा फुटर वाला एलिमेंट बचे, तो सिंपली यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं क्या? फुटर, ओके। फुटर की CSS करने होता है, यहाँ पे सिंपली सीधा हम एलिमेंट को ही टारगेट करेंगे। फुटर नाम का हमने एक ही एलिमेंट होता है, तो हम सिंपली सीधा ही टारगेट कर रहे हैं। तो इसको बैकग्राउंड कलर देंगे, बैकग्राउंड कलर इसको तो फिर से सेट होगा, सॉरी, ब्लैक कर देंगे। तो बैकग्राउंड हमारा ब्लैक कलर का हो गया। अभी हम इसके जो भी एलिमेंट होगा उसका कलर क्या कर देंगे? वाइट हो जाएगा। और टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे, हम क्या चाहते हैं? सेंटर में अलाइन हो जाए, ओके। और हाइट दे देंगे इसको। हाइट कितनी देना चाहते हैं? अराउंड 100 पिक्सल दे के देखें क्या कैसी लग रही है, उसके बाद ही पता चलेगा। तो पहले अभी हमने रीलोड किया और इसको देखिए 100 पिक्सल के हिसाब से हमारा एलिमेंट बन गया। पर ये हमारा एलिमेंट इतना ऊपर क्यों है? तो इसको नीचे करने के लिए क्या कर देंगे? इसको पैडिंग दे देंगे। पैडिंग कौन सी देने जाते हैं भाई? पैडिंग हमें सिर्फ टॉप पे देनी है। ये पैडिंग टॉप पे कितनी देंगे? अराउंड 45 पिक्सल, ठीक है। इसलिए वो हमारा एलिमेंट नीचे को पुश हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो हमारा एलिमेंट नीचे को पुश हो गया, पर विड्थ को भी थोड़ा कम कर लेते हैं, पता 80 बहुत रहेगी, क्योंकि पैडिंग से क्या होता है इनर में विड्थ ऐड हो जाती है, ठीक है। हाँ तो हमने अपने एलिमेंट को ऐसे सेट कर लिया। अब हम क्या कर सकते हैं? ये एलिमेंट है, इसको स्लैश का फ़ॉन्ट साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने अभी इसके साथ कोई पंगा नहीं लिया, बस इतना सा किया है। अब मैं चाहता हूँ जो हमारा ये वाला टेक्स्ट है, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, इसको बड़ा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, बॉडी एलिमेंट के, ये हमारा आउटर नैब के इसके अंदर ही है ना, इनर नैब के अंदर है ये हमारी एलिमेंट्स जितने भी हैं, ठीक है। तो इनर नैब के अंदर हमने इसको क्या कर देंगे? फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं,
ठीक है। उस सभी एलिमेंट को फॉन्ट साइज हम बराबर रखने हैं तो कितना 2 REM का करते हैं, ठीक है 2 REM का। ये REM भी हमने पढ़ा हुआ है जब हमने टेक्स्ट फॉन्ट्स वगैरह पढ़े थे CSS में, तब हमने REM भी पढ़ा हुआ है। तो ये काफ़ी बड़ा हो गया, 2 REM हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो अराउंड 1.5 REM चेक कर लेते हैं, ठीक है 1.5 REM भी हमारे कोड के हिसाब से बड़ा। तो हम चाहे तो फॉन्ट साइज से अभी पंगा नहीं लेते हैं क्योंकि हमने पहले ही फॉन्ट साइज से कुछ नहीं किया हुआ। सिंपली एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली हम एक ही एलिमेंट की फॉन्ट साइज चेंज करते हैं जो लोगो लिंक है, क्योंकि इसको ही बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको फॉन्ट साइज देते हैं 1.5 REM का, ओके। बाकी किसी से अभी हम पंगा नहीं ले रहे। ये हमारा लोगो बड़ा होके आ गया, ठीक है। अब ये इससे भी अच्छा दिख रहा है ये वाला हमारा, ओके। बाकी एलिमेंट्स ऐसे ही। अभी हम इसको रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, तो चलिए पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये अभी कैसे दिख रहा है मोबाइल पे। देखिए आईपैड मिनी पे ये तीनों इमेजेस एक ही लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल अच्छी दिख रही है। हमने यहाँ पे देखिए और यहाँ पे पहले जो बनाया वो देखिए अलग अलग लाइन पे आ रहे हैं तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और ऊपर वाले ये एलिमेंट्स हमने यहाँ वाले गाइड कर लिए थे, जो नेविगेशन राइट वाला एलिमेंट बनाया था, ये ऐसे आ रहे हैं पर ये बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। तो हम इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं, इसी के लिए तो अभी हम इसी CSS करने वाले हैं। कौन सी वाली, मीडिया क्वेरी की मदद से। अब मीडिया क्वेरी से हम कैसे यूज़ करते हैं, मीडिया क्वेरी को हम क्या करेंगे, जहाँ तो टॉप पे कर लेंगे या नीचे करेंगे, तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरी स्टाइल फॉर मोबाइल एंड टैबलेट, तो हम एक साथ ही करेंगे मोबाइल एंड टैबलेट्स, क्योंकि हम एक ही जैसा करने जाते हैं तो इसलिए हम एक ही के अंदर कर लेंगे। अलग अलग भी करना चाहते हो तो अलग अलग के अंदर करेंगे। तो हम एक ही साइज करने तो मोस्टली पता क्या होता है, टैबलेट की विड्थ होती है अराउंड 1200 पिक्सल के आसपास, ठीक है। तो मोबाइल की मोस्टली 720 पिक्सल के अराउंड विड्थ माने जाते हैं, तो उसी के हिसाब से हम इनको सेट करते हैं। तो यूज़ कैसे करते हैं, पहले हम अपने @media लिखेंगे, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन का साइज जो भी हो, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं SCRWN, ठीक है स्क्रीन, ओके स्क्रीन लिखते हैं। स्क्रीन लिखने के बाद उसके बाद हम एंड, और एंड क्या, एंड में जो दूसरा एलिमेंट तो क्या कहते हैं, स्क्रीन का साइज जो भी है और उससे लेके कहाँ तक मैक्सिमम हमारी विड्थ है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कितनी विड्थ है 1200 पिक्सल, ठीक है। ये सिलेक्ट करेगा कोई भी एलिमेंट जिसकी विड्थ, कोई भी मतलब स्क्रीन साइज जिसमें हमारी मैक्सिमम विड्थ हो 1200 पिक्सल की, ठीक है। उससे ज़्यादा होगी तो वो हम मानेंगे कि ये जो बाई डिफ़ॉल्ट वाली है, ठीक है वही वर्क करेगी। ये वाली जितनी भी CSS हम इसके अंदर करेंगे ये तभी वर्क करेगी जब हमारी स्क्रीन साइज 1200 पिक्सल से कम हो, ठीक है ओके। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली हम अपने बिल्डिंग वाले एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या पहले प्रोजेक्ट को करें, प्रोजेक्ट को तो हमने वैसे भी 100 ही रखना है, तो प्रोजेक्ट वाले को छोड़ो, पहले हम बिल्डिंग वाले एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर हमारी इमेजेस हैं, ठीक है। इसको हम क्या करने जाते हैं भाई, पहले हमने क्या किया हुआ है इसको, देखिए हमने यहाँ पे इसकी CSS क्या की है, बिल्डिंग वाले एलिमेंट की इनलाइन ब्लॉक है और इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो 22 व्यू पर विड्थ है, ठीक है। अब इसी को हम चेंज करना देता है, इमेज को हमने 100% किया हुआ तो इसके हमें पंगा नहीं लेंगे। सिंपली हम बिल्डिंग वाले एलिमेंट सेलेक्ट करें, इसकी मैक्सिमम विड्थ है उसको क्या कर देंगे भाई, इसकी मैक्सिमम विड्थ है वो अराउंड हमारे पास, देखिए हमारे पास जो प्रोजेक्ट वाला है उसके अंदर 10 VW हमने उसको दी हुई है ना वो पैडिंग, तो इसके लिए हमारे पास 80 VW से ज़्यादा विड्थ नहीं रख सकते, ठीक है। तो 80 व्यू पर विड्थ कर देंगे इसकी मैक्सिमम विड्थ, इतना ही हमने चेंज किया अभी, ठीक है। जब भी हमारा स्क्रीन साइज 1200 से कम आ जाए तो हमारा एलिमेंट कुछ ऐसे दिखना शुरू हो गए हैं, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे कैसे दिख रहे हैं, कुछ ऐसे। अब ये ऐसे दिखने तो हमारी इमेज क्यों नहीं बड़ी हुई, हम इमेज को भी तो बड़ा करना चाहते हैं, सिर्फ इसी को थोड़ी ना बड़ा करना है, ओके। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो अपनी डॉट का इमेज वाले को हमने नाम किया था हाउस इमेज नाम दिया ना, हाउस इमेज, इसको भी हम विड्थ इसकी सेट कर देंगे, मैक्सिमम विड्थ ही सेट करते हैं सिंपली, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मैक्सिमम विड्थ कितनी कर देंगे इसकी 80 व्यू पर विड्थ, ओके। उतनी इसकी व्यू पर विड्थ हो जाए 80, ठीक। अब ये 80 के हिसाब से ये सेट हो गई है। अब हमें इसके अलावा और क्या सेट करना है, ये अपना ये हुआ है ना, इसको गायब करना है। तो ये कौन सा वाला है अपना, ये हमारा एलिमेंट है नेविगेशन राइट वाला डिव है, इसी यही है ना। तो इसी को हमें क्या करना है, जब हमारा स्क्रीन साइज छोटा हो जाए तो इसकी ये गायब हो जाए, तो इसको सिंपली सेट करें डॉट नेव, ओ सॉरी नेव राइट वाला एलिमेंट,
ठीक है, नेवराइट को सिलेक्ट किया और उसको क्या है डिस्प्ले चेंज करेंगे, इसकी डिस्प्ले क्या करेंगे नन, नन का मतलब वो एलिमेंट स्क्रीन पे ना दिखे, ठीक है, ना वो स्पेस लेगा ना वो दिखेगा। रीलोड करेंगे और ये देखिए ये एलिमेंट हमारा स्क्रीन पे दिखना बंद हो गया। उसके अलावा हमारे एलिमेंट देखने में बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छी है हमारी वेबसाइट। तो देखिए जैसे हम आईपैड मिनी या फिर कोई और मोबाइल आईफोन एसई में देखेंगे तो कैसे दिखेगा, तो आईफोन एसई में हमारे वो वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव हो गई है हमारी वेबसाइट अब। ठीक है, अभी हम इसे किसी और डिवाइस पे भी चेक कर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने सरफेस प्रो 7 पे चेक किया। हाँ, सरफेस प्रो 7 पे हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिखने वाली है। ओके, तो ये कुछ ऐसी दिख रही है। अब इसको और कैसे करना है, तो मैं इसको विड्थ भी कर दूंगा इसकी 80 BW। ओके, तो इमेज की विड्थ भी मैं कर दूंगा, विड्थ कर दूंगा इसकी मैं 80 BW, सो दैट कि कहीं पे भी हमारा कुछ पंगा ना रह जाए। तो ये देखिए अभी ये हमारी विewport विड्थ के हिसाब से हमारी विड्थ भी सेट हो रही है। ओके, और अभी देखिए हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना ये इसका ये काफ़ी छोटा आ रहा है, जब हमारा कितना 912 के आसपास है। तो हम इसमें क्या चाहते हैं, जो हमारा फुटर वाला एलिमेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो जाए। फुटर वाला एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना वो बड़ा हो जाए, तो उसको सेलेक्ट किया सीधा और उसके फ़ॉन्ट साइज़ को हमने मीडिया के अंदर कितना कर दिया भाई, इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए भाई अराउंड 1.2 REM। ठीक है, इतना हो जाए। रीलोड किया अभी ठीक है। ठीक है, स्पेस प्रो 7 में हमारा ऐसा दिख रहा है और आईफोन एसई में ऐसा दिख रही है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट हमने एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन बना दिया, जो कि जैसे ही डिवाइस चेंज हो रहा है उसे इसके हिसाब से अपनी सीएसएस को चेंज करे। देखिए वाइट नॉर्मल स्क्रीन पे ऐसी दिख रही है, और जब हमारी अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हमारी सीएसएस ये वाली नहीं वर्क, तो हम पता क्या करते हैं, अपना ना ये ना फुटर वाला इसका ना बैकग्राउंड सिर्फ आपको दिखाने के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, इसको मैं एक्वा कर देता हूँ। ठीक है, सिंपली आपको दिखाने के लिए वापस मैं वही सेट कर दूंगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारा मीडिया क्वेरी वाली सीएसएस अभी वर्क कर रही है जब हमने साइज छोटा किया। देखिए जैसे हमने साइज छोटा किया जिसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, जैसे देखो वापस बड़ा होगा ना, वापस से डिफ़ॉल्ट वाली सीएसएस लग जाएगी। ठीक है, जैसे छोटा हुआ तो हमारा ये बैकग्राउंड कलर चेंज है, क्योंकि हमारी जो सी एस एस है ये वाली चल रही है। ठीक, अब ये नहीं है कि सिर्फ यही वाली चल रही है, देखो जो जो वैल्यू हमने चेंज की है वही अप्लाई होगी, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट वाली ये सभी सी सी एस जितनी भी हमने ऊपर किया ना ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी एलिमेंट को। ठीक है, पहले ये अप्लाई हो जाएगी और जैसे ही वो देखिएगा नहीं स्क्रीन साइज इससे इतने बीच में, तो देखिए जो जो वैल्यू हमने यहाँ पे चेंज किया वही वही वैल्यू वहाँ पे ऊपर चेंज होके सबमिट हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं है कि वो वाली वैल्यू अप्लाई नहीं होगी, नहीं वो वैल्यू अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद क्या होगा, वो चेक करेगा कि हमारा स्क्रीन साइज है उतने में या नहीं है, अगर नहीं है तो हमारी ये वाली वैल्यूज़ अप्लाई, ये वाली वैल्यूज़ तब अप्लाई होंगी जब, और ये वाली ये नहीं है कि बाकी वैल्यूज़ को नहीं होगा, बाकी वैल्यूज़ वही रहेंगी, सिर्फ जो वैल्यू हमने चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे दिया होता तो, और मैं यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, तो ये उस हिसाब से ही सेट होता है। ठीक है, ओके, तो चलिए हमने आज एक तरीके से अपनी मीडिया क्वेरीज को यूज़ करना सीख लिया है। ओके, एक बार मैं आपको पूरी सीरीज दिखा देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट कर पाए। ये 24 तक, ये अपने 24 से आगे, और ये हमारी आगे वाली सी और ये हमारी लास्ट वाली सी। ठीक है, तो अभी हमने एक तरीके से अपने मीडिया क्वेरी को यूज़ करना सीख लिया। ठीक है, ऐसे हम मीडिया क्वेरी को यूज़ कर सकते हैं, पर इसको यूज़ करने एक और तरीका होता है जिसमें हम सेपरेट फाइल बना के यूज़ करेंगे, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं जो जो आपको सीखना है।